जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम अमन कुमार शर्मा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम सीरीज लेकर आए हैं और आज इस सीरीज की 5वीं क्लास है और हम कट टू द पॉइंट पढ़ेंगे। जितना ज़रूरत का है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। जितना एग्जाम पर्पज से रिलेटेड है हमारे लिए उतना ही पढ़ेंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियन यूनियन। क्या पढ़ने वाले हैं? यूरोपियन यूनियन। चलिए, आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो बताता हूं मैं आपको। यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, इसके एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, पावर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मेंबर्स कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर है। तो ईयू स्टार्ट करते हैं। एक 27 यूरोपियन नेशंस का एक समूह है। इसमें पहले 28 हुआ करती थी। 2016 के अंदर ब्रिटेन के अंदर रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, जिसके चलते 2020 में वो एग्जिट कर गया, जिसको आगे चलकर ब्रेग्जिट कहा गया। तो अभी तक 2020 तक इसमें 28 थी। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि 2020 से पहले यूरोपियन संघ में कितनी कंट्रीज हुआ करती थी। बोलना 28 है, उसके बाद 27 हो गई थी। चलिए, तो याद रखना ये एक यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनियन है, जो कि किस पर बात करती है? राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बात करने के लिए बनी हुई है। याद रखना ये यूरोपियन यूनियन पूरे यूरोप का जितना भी ट्रेड होता है, ठीक है, जितना भी ट्रेड होता है, कहीं बातें होती हैं किसी तरह की, तो उनको देखने का काम यूरोपियन यूनियन ही करता है। तो ये इकट्ठा एक यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे यूरोप के 27 देश हैं उन सब की बात करता है। ओके, तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मुद्दों पर बात करने की बात करता है और ये जितने भी फंक्शंस हैं इसी कॉमन इंस्टीट्यूशन के थ्रू एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं। जितने भी लॉ हैं, पॉलिसीज हैं, यही यूरोपियन यूनियन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सारे 27 देशों की बातें इसी मंच के ऊपर रखता है। एग्जाम्पल के लिए उर्सुला वॉन डेन जो यूरोपियन संघ की प्रेसिडेंट है वो यहाँ आई थी 26 और 27 तारीख को हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर, और उन्होंने क्या किया था, पूरे यूरोपियन यूनियन में 27 नेशंस हैं उनकी अकेले ट्रेड डील करके चली गई थी। तो एफटीए करके साइन करके चली गई थी। चलिए, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म, एक रीजनल इंटीग्रेशन दिखाती हैं वर्ल्ड को कि भैया हम यूरोपियन संघ हैं और हम पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीजनल इंटीग्रेशन एक ग्रुप है, इंटीग्रेटेड ग्रुप है, जो हम क्या दिखाते हैं? अपनी पावर को दिखाते हैं ये। चलिए, सबसे एडवांस है हम, और ये कॉपरेशन इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन के साथ अपना क्या दिखाते हैं? अपना ये एक कॉपरेशन दिखाते हैं। चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स एंड लग्जमबर्ग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके फाउंडेशन की बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के, जो कि 1946 से लेकर 57 के बीच में हमें देखने को मिलता है। अभी आगे और भी है। 1992 के अंदर मास्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर बात आई थी। याद रखिए जी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, याद रखना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये जो यूरोपियन नेशंस थे ये काफी कंगाल हो चुके थे। कंगाल का मतलब ये काफी गरीब हो चुके थे। गरीब का मतलब ये क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूरोप की काफी बड़ी भूमिका थी। कह सकते हैं यूरोप ही वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर था, क्योंकि देखा जाए तो यूरोप के अंदर ही वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया था, जिसके चलते जितना भी नुकसान हुआ ना वो इनका ही हुआ। अमेरिका तो किंग बन के निकल गया, तो इनका इतना ज्यादा लॉस हुआ तो इन्होंने कहा भाई ऐसा है, नेशनलिज्म की भावना लेकर आओ लोगों के अंदर और यूरोप को दोबारा खड़ा करो और कहो पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम करे यूरोप। अब हमारे यूरोप में क्या होना चाहिए? पीस होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन की मांग रखी, ठीक है। फिर 1946 में इनका एक और विजन निकल कर आता है। वो क्या था? आइडिया ऑफ यूनिफाइड, कि भैया यूरोप को एक करो। अब यूरोप को एक करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? यूरोप को एक करने की जरूरत है। वो आइडिया इनका निकल कर आया और इन्होंने कहा ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या विजन दिया इन्होंने 1946 के अंदर कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप, जैसे आज अमेरिका है 50 स्टेट्स का एक समूह, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऐसे ही इन्होंने रखा विजन कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप भी होना चाहिए। पूरा यूरोप को एक करने की बात इन्होंने रखी। चलिए,
फिर 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। उस पेरिस में ये इस्टेब्लिश करते हैं ECSC को। ये क्या था? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। क्या था? यूरोप के अंदर उस समय बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज थी, कोल्स की माइनें थी और स्टील्स की खदानें थी, स्टील्स का काम हुआ करता था। इस चीज के चलते इन्होंने क्या रखा था, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, इसका नाम रख दिया था उन्होंने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी करके। ठीक है, आगे प्लेस की वॉर इंडस्ट्री अंडर ज्वाइंट कंट्रोल, और उन्होंने कहा इन सबका हम एक ग्रुप है जो भी इससे क्या है, एक ज्वाइंट कंट्रोल रखा करेगा। फिर 1957 का समय निकल के आता है। 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम होती है। वो क्या करती है, वो इसका नाम चेंज कर देती है और इसका नाम बदल क्या हो जाता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC कर देते हैं इसका नाम वो। 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के जरिए ये काम करते हैं ये। ओके, एंड यूरेटम। ओके, यूरेटम बताऊंगा मैं आगे क्या है अभी। तो प्रमोट कॉमन मार्केट एंड न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। अब इन्होंने इसमें एक चीज और ऐड कर दी थी। यहाँ कोल एंड स्टील की बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि नहीं भाई ये तो पॉल्यूशन करती हैं, ठीक है, आगे चल के हमारे लिए खतरा बनेंगी। तो उन्होंने क्या किया कि 1957 के अंदर ट्रीटी ऑफ रोम में EEC बनाया। और वो किस लिए बनाया था, उन्होंने कहा भैया हम एक कॉमन मार्केट को प्रमोट करेंगे, जितने भी यूरोपियन संघ देश हैं, जितने भी इसके मेंबर हैं, उन सबकी एक ही मार्केट होगी। अगर वो कहीं डील करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्केट से किया करेंगे, मतलब आपको यूरोपियन यूनियन से ही डील करना है, आपको कहने का मतलब, ठीक है। ओके, एंड न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, और सब कैसा रखेगा, एक न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन रखेंगे। ऐसे नहीं किसी भी कंट्री के पास हम न्यूक्लियर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर 1965 के अंदर मर्जर ट्रीटी होती है। मर्जर ट्रीटी क्या कहती है कि यूनिफाइड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ, अच्छा, फिर जो मर्जर ट्रीटी हुई, नाम से जाता है मर्जर, फिर इन्होंने ECSC, EEC एंड यूरेटम तीनों को इन्होंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और मर्ज करने का इन्होंने एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बना लिया कि भैया अब क्या करेंगे, हम तीनों का एक ही ग्रुप रहेगा। इन्होंने तीनों को मर्ज कर दिया गया। और फिर 1985 में एक बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया, कह सकते हैं वर्ल्ड के लिए तो बहुत अच्छा था, यूरोप के लिए काफी अच्छा रहा, जो उन्होंने कहा कि शेंजेन एग्रीमेंट लेकर आइए। जिस हम देखते हैं ना शेंजेन वीजा, बताऊंगा मैं क्या होता है वो। शेंजेन एग्रीमेंट जो था वो लेकर आए, जिसने क्या रखा, इन्होंने फाउंडेशन रखी एक पासपोर्ट की, कि पूरे यूरोपियन नेशंस हैं उनका एक सिंगल पासपोर्ट होगा, ठीक है। और उसके अंदर आपने देखा होगा कई बार कि आपके पास शेंजेन वीजा का लग जाता है आपको, तो 27 नेशंस हैं आपके, जो 27 नेशन, यूरोपियन यूनियन के 27 नेशंस हैं, उनके अंदर आप एक वीजा से 27 नेशन घूम सकते हैं, वो शेंजेन वीजा होता है वो। तो उनका एक सिंगल पासपोर्ट होगा सबका, फ्री ट्रेवल अमॉन्ग पार्टिसिपेटिंग स्टेट, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं अपनी नेशंस हैं इनके 27, उनके अंदर आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंस ऑफ बॉर्डर। सीधा सीधा बात है, किसी भी बॉर्डर पर इंटरवीन नहीं किया जाएगा, किसी भी आदमी से कुछ पूछने नहीं, अगर आपका शेंजेन वीजा है आपके पास और पासपोर्ट है, पासपोर्ट नहीं, शेंजेन वीजा भी अगर लगता है आपका किसी कंट्री से, तो यह है कि आप 27 देशों के अंदर घूम सकते हो, एक वीजा 27 नेशंस, वो भी यूरोप के। तो ये एग्रीमेंट लेकर आए थे वो 1985 के अंदर। फिर 1986 के अंदर एक सिंगल यूरोपियन एक्ट निकल कर आया, इसमें उन्होंने साफ साफ कहा, एक रोड मैप तैयार किया कंप्लीटिंग सिंगल मार्केट का। अगर भैया आपको हमारे साथ डील करनी है तो आप किसी कंट्री के साथ ना डील करके आपको यूरोपियन यूनियन से डील करनी पड़ेगी। आपको समझ आ रहा है, आप पर्टिकुलर किसी कंट्री से डील नहीं कर सकते, आपको यूरोपियन यूनियन से डील करनी पड़ेगी। इसीलिए यूके बाहर निकला, यूके बाहर निकला ही इसी, ब्रिटेन बाहर निकला ही इसीलिए था क्योंकि किसी एक कंट्री से डील नहीं कर पा रहे थे, उनको पूरा यूरोप लेके चलना पड़ रहा था। अब समझ आया। चलिए, और डिपेंडिंग डीपिंग इंटीग्रेशन, तो उन्होंने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डीप जितने ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं, इंटीग्रेशन हो सकते हैं, उतने ज्यादा बना के रखेंगे 27 नेशंस के अंदर। फिर 1992 के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं ये लोग, और मास्टर ट्रीटी होती है। याद रखना, इसी के अंदर यूरोपियन यूनियन बनकर आता है। अगर आपसे पूछे कि यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी से बना था, तो भैया एक मास्टर ट्रीटी हुई थी 1992 के अंदर, और 1993 के अंदर ये एग्जीक्यूट हुई थी ये। तो 1993 आपको याद रखना है, यूरोपियन यूनियन 1993 के अंदर बना था, 1992 के अंदर तो ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो इसी ट्रीटी से मतलब कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन बनकर आया था। तो फॉर्मली स्टैब्लिश की गई थी यूरोपियन यूनियन, भैया इसके सिटीजन्स होंगे, ओके।
बताया गया कि सिक्योरिटी और पॉलिसी ऑफ जो कॉमन फॉरेन पॉलिसीज होंगी उनके ऊपर बात करने के लिए निकल कर आ गई थी ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका कुछ और बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर आगे और थोड़ा दौर बढ़ता है। फिर 99 से लेकर 2002 के बीच में एक मॉनेटरी यूनियन आता है जो क्या करता है, यूरो, इनकी एक करेंसी है यूरो। याद रखना 27 नेशंस जो हैं इनमें चलता है यूरो। इन्होंने खुद की 27 नेशंस ने खुद की करेंसी भी इंट्रोड्यूस करी थी, उसका नाम था यूरो। कि जो भी यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं वो एक कॉमन करेंसी फॉलो करेंगे, उसका नाम होगा यूरो। चलिए, तो इंट्रोड्यूस्ड मार्केट अ सिंगल मेजर स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी इंटीग्रेशन। वही बात है कि भैया कॉमन क्या कहते हैं, इकोनॉमी रहेगी इनकी, ओके, कॉमनली हम आगे बढ़ेंगे और मॉनेटरी इंटीग्रेशन बरकरार रखा जाएगा, वही है। 2007 के अंदर लिस्बन ट्रीटी होती है, तो क्या करती है वो, उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को मजबूती देने का काम करती है कि भैया अगर हमारे यहाँ पर कंट्री के अंदर किसी भी 27 नेशंस के अंदर क्या है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सही नहीं चल रही तो उसको भी सही चलाने का काम ये करती है। ओके, इनहांस रोल द पार्लियामेंट, इन्होंने कहा पार्लियामेंट का रोल भी इन्होंने फिर बढ़ाया। नहीं, खुद की पार्लियामेंट है वो बताऊंगा मैं अभी, मतलब यूरोपियन यूनियन की भी पार्लियामेंट है और कंट्री के पास खुद की भी पार्लियामेंट है, ठीक है, दो पार्लियामेंट है इनके पास। इंप्रूव इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी, और जो भी यूरोपियन यूनियन जो इनका इंस्टीट्यूट है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात इन्होंने करी, ठीक है। इसके चलते लिस्बन ट्रीटी चलते फिर इसको एक एक्सपेंशन फेज और आया, जो आज हम देखते हैं कि ये जहां से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जब ये बना था उस समय 6 नेशंस हुआ करते थे, कितने, 6 देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन को नींव रखी थी, कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उस समय रखी थी, ईसीएससी की नींव रखी थी। जो आज के टाइम पर कितने नेशंस हैं, ये 27 नेशंस हैं, 27 नेशंस है, रिफ्लेक्टिंग द ईयूज वेल्डिंग इन्फ्लुएंस एंड इंटीग्रेशन, जो बताते हैं कि भैया हमारा भी इन्फ्लुएंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उठा के देखना आप, वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, पीस को प्रमोट करने वाले, टेररिज्म को खत्म करने वाले, स्टेबिलिटी को लाने वाले, है कि नहीं है, और जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको भी स्टेबल करने वाले, ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे। तो इनकी भी ऐसे ही है कुछ, वो हर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर सबके सेम रहते हैं। ओके, जैसे इनका देखिए, प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी बाय फॉस्टरिंग कोऑपरेशंस अमंग मेंबर्स स्टेट प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने कहा कि भैया पीस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर किसी देश के बीच में, अगर यूरोपियन यूनियन के किसी देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे भी हम खत्म करने का काम करेंगे। सिंपल सी बात है, ये पहला ऑब्जेक्ट रखा है इन्होंने। ओके, फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा इन्होंने रखा अपहोल्ड कॉमन वैल्यूज। भैया जितने भी देश हैं हम, हमारी क्या है, डेमोक्रेसी जो है एक जैसी है, मतलब सारे जितने भी देश हैं वो डेमोक्रेटिक देश हैं, ठीक है, तो हम सबकी एक कॉमन वैल्यूज होगी। ओके, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेंगे, ह्यूमन राइट्स पर ध्यान देंगे। अच्छा, ह्यूमन राइट्स पे तो इतना ध्यान देते हैं ये लोग, आपको पता होगा, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि यहां पर जो इंसान कहीं नहीं बोल पाता वर्ल्ड में, वो यूरोप में जाकर बोल देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ह्यूमन राइट्स का बहुत ख्याल रखा जाता है, वहां पर उनको राइट्स कुछ ज्यादा ही दिए गए हैं, इसलिए जो यूरोपियन यूनियन है वो ह्यूमन राइट्स की बात करती है। वहां पर ह्यूमन राइट्स को एक तरफा ही है, एक हद से ज्यादा ही है, ये समझ लीजिए आप। इक्वालिटी की बात करती है, समानता की बात करती है, एंड फ्रीडम की भी बात करती है। फ्रीडम की तो इतनी बात करती है कि हमारे नीरव मोदी, विजय माल्या वहीं पर बैठे हुए हैं, आज तक यहाँ आ ही नहीं पाए। फ्रीडम देख रहे हो, आजादी इनकी। तो ये दूसरा पॉइंट था इनका, इंश्योर करते हैं ये कि भैया फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, जस्टिस हो, ठीक है, सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स के लिए, और इंटरनल बॉर्डर जितने भी हैं उनको सिक्योर किया जा सके लॉ के चलते। वही सारी बातें हैं जिससे हमारा यूरोप बचा रहे। बस भाई दुनिया खत्म होती है तो होने दो, इनका कहना ये भी है कि नहीं है। चलिए ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा देखते हैं इनका, तीसरा का कहना है इनका, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, इनका ये भी है कि जब लोग बड़े बन जाते हैं, जब लोग थोड़ा सा अमीर बन जाते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं कि हमें सस्टेन तरीके से डेवलप होना है, पॉल्यूशन नहीं होने देना है, पेड़ नहीं कटने देने हैं, है ना, जंगलें हमें बढ़ाने हैं, हमें घर कम करने हैं, मतलब ऐसी बातें करते हैं ये लोग। बस
कि जो बस डेवलप्ड नेशन को पसंद आती हैं, डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग को नहीं आती हैं। तो इनका भी मानना यही है कि यूरोपियन यूनियन किसकी बात करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं ये। प्राइस स्टेबिलिटी हो, कहीं भी मंदी ना आए, रिसेशन ना आए, प्राइस स्टेबल रहे, 5 का बिस्कुट यहां मिल रहा है 5 का बिस्कुट वहां मिलना चाहिए, है ना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, मैंने क्या बताया था वही, पेड़ नहीं कटने चाहिए, पेड़ों को बढ़ाना चाहिए। हालांकि अच्छी चीजें हैं ये, लेकिन ये डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग के लिए ठीक नहीं है। याद रखना, जब भी डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग नेशन डेवलप्ड होने की कोशिश करेगी तो उसको कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर आप ये चाहें, अगर हम ये बोलें कि नहीं भाई कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, ठीक है, खदानें नहीं खुदनी चाहिए, है ना, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्डिंगें गिर रही हैं, बिल्डिंगें और बनानी चाहिए, है ना, रिवर के अंदर दूषित पानी नहीं जाना चाहिए, हाँ ये अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर किसी को डेवलप होना है तो कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता है। इन डेवलप्ड नेशनों ने भी यही किया है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था यूरोप के अंदर, तब क्या था, सबसे ज्यादा कह सकते हैं इन्होंने पॉल्यूशन, ये सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इन्होंने ही छोड़ा था वातावरण के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर। क्या मतलब, चलिए, लेकिन जब आदमी अमीर हो जाता है तो फिर ज्ञान देता है ना। सक्सेस होने के बाद जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सब यही ज्ञान देते हैं, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत, सब बराबर मेहनत करते हैं। जो फेल हुआ उसने भी मेहनत की, जो पास हुआ उसने भी मेहनत की है, ठीक है। चलिए, चौथा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेवलप अ सिंगल मार्केट। इन्होंने कहा इकोनॉमी के बेस पे कि हम सिंगल मार्केट डेवलप करेंगे। इसीलिए आप देखना कि यूरोपियन यूनियन से जब भी आप किसी कंट्री से डील करते हैं, यूरोपियन यूनियन का अगर वो पार्ट है तो आपको यूरोपियन यूनियन से डील करनी पड़ती है, ना कि उस पर्टिकुलर कंट्री से करनी पड़ती है। विद फ्री मूवमेंट होना चाहिए गुड्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होना चाहिए, फ्री मूवमेंट होना चाहिए। मतलब अगर कोई सामान एक कंट्री के अंदर है तो दूसरी कंट्री के अंदर भी इजीली पहुंच जाना चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल, मतलब यूरो का, लोगों के बीच में कैसा होना चाहिए, एक फ्री मूवमेंट होना चाहिए, लोग भी फ्रीली मूवमेंट करें एक प्लेस से दूसरे प्लेस। मतलब एक कंट्री के अंदर अगर कोई जर्मनी के अंदर है, अगर वो फ्रांस जाना चाहता है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा, ये जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे पीस को लेकर, वैल्यूज को लेकर और मार्केट को लेकर। अब जो इनके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम, सोसाइटी को लेकर, साइंस को लेकर, करेंसी को लेकर, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सोसाइटी को लेकर क्या कहते हैं कि भैया हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने की बात करते हैं ये लोग। सोशल प्रोग्रेस करने की बात करते हैं, किसके थ्रू, इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू, कॉम्बैट सोशल एक्सक्लूजन के थ्रू बात करते हैं। सॉरी, सुबह सुबह बड़ी दिक्कत होती है बेटा। याद रखना है, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं ये लोग, ओके। कॉम्बैट सोशल एक्सक्लूजन, मतलब जितना भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने की बात करते हैं। एंड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की बात करते हैं। और एक और चीज बताऊंगा, वर्ल्ड में कहीं भी सबसे ज्यादा अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेसिज्म होता है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेसिज्म इन्हीं वेस्ट कंट्रीज के अंदर है। अगर हम रेसिज्म की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा रेसिज्म इन्हीं कंट्री के अंदर है, जितनी वेस्ट की कंट्री है। काले गोरा, ठीक है, जैसे हम अपार्थियन कहते हैं, वो सिस्टम इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा है अभी भी, ठीक है। सबसे ज्यादा छोड़ो, तो कुछ नहीं कहना है इनका, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इनकी थोड़ा सा साइंस को लेकर, ठीक है। इनकरेज साइंटिफिक रिसर्च, ये बात तो सत्य है कि साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इन्वेंशन इन्हीं के यहाँ होते हैं। आप नोबेल प्राइज भी देखना तो यूरोप में सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात करते हैं, सत्य बात है, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सबसे ज्यादा इनके यहाँ होते हैं, ओके। इनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, और वर्ल्ड के अंदर कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं ये लोग, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और अच्छी बात भी है ये तो, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरी बात करते हैं ये यूरो की, किसकी करते हैं, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन की बात करते हैं, जो कि विद द यूरो एंड कॉमन करेंसी की बात करते हैं। जो ये कहते हैं कि ये कॉमन करेंसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हमारी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, इतने पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स है, और ये जो यूरो है फ्रीली हर कंट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बात की इन्होंने।
चौथा इन्होंने कहा है कि भैया जितनी भी डाइवर्सिटी है, कल्चर है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, और उसको हम क्या करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और यूरोप के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक आइडेंटिटी रहेगी, और इनके कल्चर को और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। यही सारी अच्छी अच्छी बात है। मैंने क्या कहा था, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी के भी आप ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, विजन को उठा के देखिएगा तो वो अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे वो, ठीक है। अब भले ही वो बाद में कुछ हो या कुछ भी ना हो, ऐसी बात करते हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स हैं, उनके भी नाम देखते हैं, याद रखना है आपको। ये क्या करते हैं, मतलब इनका ये भी है कि जितने भी है ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फंक्शनिंग मार्केट, इन सब की बात यही लोग करते हैं। 27 देश हैं, आप देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, चलिए, और यहां से स्टार्ट करें। जो सब नया नया सबसे ऐड हुआ है वो है क्रोएशिया। क्या है? क्रोएशिया है जो सबसे नया नया ऐड हुआ है। बाकी ये फाउंडिंग मेंबर को आपको याद रखना है, 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे इनके, 1 2 3 4 5 6, साथ का पता नहीं कौन सा है ये नीदरलैंड, ये इसको दोबारा लग गया ये एक बार, ठीक है। इनके कुछ 6 फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे ये। चलिए, तो ये कब कब कौन कौन ऐड हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर 57 के अंदर ये थे, 73 के अंदर, 81 के अंदर ग्रीस हुआ, फिर 86, 95, 2007, 2005 और 2004 के अंदर। इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा आप। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन यूनियन का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि गवर्नेंस है उसको देखते हैं। चलिए, अरे यूरोपियन यूनियन के अंदर एक होती है काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल जिसे हम कहते हैं, एक होती है पार्लियामेंट, और एक होती है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तीनों की बॉडी को समझते हैं अभी अपन। याद रखना, ये प्रोवाइड करती है ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शंस एंड सेट लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज ऑफ ईयू। जितने भी पॉलिटिकल डायरेक्शंस देने का काम करती है यूरोप को, कि भैया आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है, किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को या कह सकते हैं कि वहां की गवर्नमेंट को, तो उनका काम इसका रहता है उसका। इसके अंदर आते कौन कौन है उसको समझिए। तो इसके अंदर आते हैं हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इसके अंदर 27 जितने भी नेशंस हैं उसके प्रेसिडेंट इसके अंदर आते हैं, ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर्स इसका पार्ट है। अब समझ में आ गया, इसका पार्ट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, प्लस जो ईयू के प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि ईयू के प्रेसिडेंट होते हैं, वो इसका पार्ट होते हैं। अब समझ में आ गया, वो इसके पार्ट होते हैं विद द मेंबर्स कंट्री अलोंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन। जो इसके यूरोपियन काउंसिल है, इसके प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट दोनों के, और प्लस प्रेसिडेंट और पीएम किसी 27 नेशंस के, दोनों के, वो इसका पार्ट होते हैं। इसीलिए जितने भी पॉलिटिकल डायरेक्शंस देने का काम है और अपनी लॉन्ग टर्म की प्रायोरिटीज हैं, उन्हें पहले रखने का काम कौन करते हैं? ये वाला कमीशन करता है। दूसरे कमीशन पे आते हैं, वो है यूरोपियन पार्लियामेंट। याद रखना, पार्लियामेंट नाम ही ऐसा दिया गया है, जिससे आप ये समझ जाइएगा कि इनको यहां पर भेजता कौन है। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा? सिटीजन्स के द्वारा, इलेक्टेड बाय, और ये डायरेक्टली होते हैं, मतलब जो वहां के लोग हैं 27 नेशंस के, वो इसमें क्या देते हैं? वोट देते हैं। क्या देते हैं? वोट देते हैं अपनी कंट्री के अंदर। और यहां पर जितने भी लोग बैठे, याद 27 नेशंस से बैठते हैं, तो वो अपने देश से किसी को चुनकर भेजते हैं, तो यहाँ के बैठता है। तो याद रखना है आपको, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कैसे? सिटीजन्स के द्वारा, एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, और जो लोगों के हित हैं, जो लोगों के इंटरेस्ट हैं, लोगों के हित हैं, उनको इस मुद्दे के अंदर यहाँ पर उठाता है। जितने भी मुद्दे हैं लोगों के, वो इस पार्लियामेंट के अंदर उठाए जाते हैं, क्योंकि यही इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक तरीके देखा जाए तो, यही लॉ बना के यही भेजती है आगे, और ये आगे चल के उसको एग्जीक्यूट कर देती है ना। तो द पार्लियामेंट शेयर लेजिस्लेटिव एंड बजटरी पावर। मैंने क्या बताया था कि भैया पार्लियामेंट का कौन सी पावर होती है? लेजिस्लेटिव पावर होती है, मतलब लॉ बनाने वाली जितनी भी पावर्स है वो पार्लियामेंट के पास है। इनकी यूरोपियन पार्लियामेंट है, इनके पास क्या है? पूरी लेजिस्लेटिव पावर है और बजटरी पावर है, मतलब देशों के बजट की पावर इसके पास है कि भैया इसका जो बजट रहेगा, किसी के साथ ट्रेड करनी है, किसी के पास हमें नहीं करनी है, वो सब पूरा बजट ये देखती है विद द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और किसकी मदद से देखती है? यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की मदद से देखती है, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये बनाती है, याद रखना, ये डायरेक्शंस देती है, ये लॉ बनाती है,
ये उसे एग्जीक्यूट करने का काम करती है, सिंपल। ओके, इट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स वर्क जॉइंटली विद द पार्लियामेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इसे कितने नेशंस हैं? 27 नेशंस को रिप्रेजेंट करती है। और याद रखना है किसके साथ काम करती है? पार्लियामेंट के साथ काम करना पसंद करती है। यहां पर डिबेट्स होती हैं, अमेंड्स होते हैं एंड अडॉप्ट होते हैं जो भी ईयू के लॉ बनाए जाते हैं। तो याद रखना है आपको, यहां पर ही डिबेट होती हैं। अगर कोई लॉ बनकर आए यहां से, यहां पर भी होती हैं, लेकिन यहां भी डिबेट्स होती हैं। फिर यहां पर उस डिबेट्स में अमेंडमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं ये चीज सही नहीं है, कोई कहता है वो चीज सही नहीं है, तो उसके ऊपर अमेंडमेंट्स होंगे एंड ईयू के जितने भी लॉ बनाए जाते हैं उनको यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। अगर इसने अडॉप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये आगे चल के एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर बेस्ड ऑन पॉलिसी एरिया अंडर डिस्कशन। जो जो मिनिस्टर्स होते हैं जिस जिस पॉलिसी एरिया में अपना अपना वो क्या कहते हैं नॉलेज रखते हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और आगे चल के एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यूरोपियन कमीशन, उसको भी समझते हैं। कुछ और भी हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल प्लस भी हैं इसके यूरोपियन यूनियन के। पहला यूरोपियन काउंसिल भी है। ये कैसी है? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। याद रखना ये क्या करती है? ईयू की प्रपोजिंग लेजिस्लेशन, जितने भी लॉ आते हैं उनको यहाँ प्रपोज करने का काम करती है, उनको इंप्लीमेंट करने का काम करती है पॉलिसीज को, एंड इंश्योर करती है कंप्लायंसेस विद द ईयू ट्रीटीज को। जितनी भी ईयू की ट्रीटीज होती हैं उन्हें कंप्लायंसेस करने का काम करती है, विच ईच मेंबर स्टेट रिप्रेजेंट बाय वन कमिश्नर। और जितने भी 27 नेशंस हैं, 27 जितने भी नेशंस हैं, ये 27 नेशंस वो क्या करते हैं? वो यहां पर अपना अपना हर एक कंट्रीज अपना एक कमिश्नर भेजते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया यूरोपियन कमीशन। ओके, चलिए। अच्छा, कोर्ट ऑफ जस्टिस है ईयू की, वो क्या काम करती है? कोर्ट काम क्या करती है? न्याय देने का काम करती है। कैसा न्याय? कोई न्याय नहीं है इनके यहाँ पर। याद रखिए ईयू के जितने भी लॉ हैं मेंबर्स के बीच में, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं या नहीं, इसको ध्यान में रखती है। ओके, ईयू के जितने भी लॉज हैं उनको एग्जीक्यूट अच्छे से हो पा रहे हैं या नहीं, जितने भी ऑल मेंबर्स के बीच में ये है। और जितने भी डिस्प्यूट हैं बिटवीन ईयू इंस्टीट्यूशंस मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 27 देशों के बीच में, अगर गवर्नमेंट के बीच में कोई किसी भी तरीके का अगर कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने का काम करती है। स्टेट्स के बीच में, नेशंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने का काम इनकी जस्टिस वाली कोर्ट करती है। चलिए तीसरा देखते हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इसका काम कुछ नहीं है, जो इनका यूरो है, यूरो को फैलाने का काम करती है, प्राइस स्टेबिलिटी का काम करती है कि कहीं भी प्राइस ना बढ़े। यूरो जो की करेंसी है वो 27 देश एक्सेप्ट करके हर जगह उसको क्या करें? यूज करें बस। तो प्राइस स्टेबिलिटी की और यूरो को क्या कहते हैं प्रोपोगेट करने की बात ये करती है। ओके, फैलाने का काम करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है इनकी यूरो को लेकर, वो क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी को भी कहते हैं बनाने का, मतलब बरकरार रखने का काम करती है कि ऐसा नहीं है कहीं भी महंगाई आ जाए, कहीं भी सस्ती चली जाए कोई भी कंट्री, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो उसको बरकरार रखने का काम करती है। अब है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। अच्छा, ऑडिटर का काम क्या होता है कि प्रॉपर ईयू के फंड्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो बनी रहे। जितने भी ऑडिट करने का काम होता है ना, ऑडिट करने का काम ऑडिटर का, वो इसी में होता है कि इनके फंड्स को देखना, ठीक है, और इनके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है उसको देखना, और इनकी अकाउंटेबिलिटी है उसको देखने का काम ये करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस जो कि ईयू के हैं। देखिए दो तरीके से वो बताऊंगा मैं आपको। इनका पहली क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अच्छा, ये लोग ये चाहते हैं कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, वो ये कह रहे हैं कि जो 27 नेशंस हैं जितने भी हैं इनके बीच में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जितनी भी चीजें बताई ना मैंने आपको, ये सिर्फ अपने देश के बारे में कह रहे हैं। ये नहीं चाह रहा है कि मतलब उस देश में भी बढ़ोतरी हो, उस देश की भी इकोनॉमी ऊपर जाए, नहीं, ये अपने देश में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने देश में पीस चाहते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखा है इन्होंने? इंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, के गुड्स का, सर्विसेज का और इनके पैसे का और लोगों का भैया फ्री मूवमेंट होता रहे 27 देशों के बीच में। ये नहीं चाहते कि अरब में आए कि बस जाए, नहीं, हमारे जितने भी देश हैं वहां पर गुड्स जानी चाहिए, सर्विसेज जानी चाहिए, ठीक है। और अपने क्या कहते हैं उसे, कैपिटल जो यूरो है, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना चाहिए, ठीक है। लोगों का अच्छे से क्या होना चाहिए? मूवमेंट होना चाहिए फ्रीली।
उसकी बात करते हैं, सिंगल मार्केट की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ये एक सिंगल मार्केट होनी चाहिए हमारी सबकी। मैनेज यूरोजोन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये यूरोजोन होना चाहिए। यूरोजोन का मतलब है जितनी भी नेशंस हैं सारी 27 वो यूरो को एक्सेप्ट करें, उसकी बात करती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इनका, ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्सटर्नल कॉमर्स की बात करती हैं। ये क्या है कि भैया नेगोशिएट हो ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा, एक क्या होता है आपने देखा होगा कि जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं, जो भी यूरोपियन यूनियन है, जब भी किसी का ट्रेड करते हैं तो ये बहुत ज्यादा सतर्क इस चीज से रहते हैं कि हमारे देश में किसी भी तरह का कोई गलत सामान ना आ जाए। क्या ना आ जाए, गलत सामान ना आ जाए। जब भी बॉर्डर पर जाते हैं तो चेकिंग होती है अच्छे से। इंडिया समझ लिया, एग्जांपल के लिए इंडिया से कोई सामान गया, गेहूं गए समझिए, यहां से अगर गेहूं गए तो गेहूं को चेक करेंगे, फिर उसमें बोलेंगे कि भाई ना या इसके अंदर पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा मिले हुए हैं, कीटनाशक बहुत ज्यादा मिले हुए हैं, तो हम इसको ले नहीं सकते, ये हमारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा। तो फिर ये क्या कहते हैं, फिर इंडिया वाले बोलते हैं मांडोली कर लें, मतलब नेगोशिएशंस कर लें। कैसी नेगोशिएशंस, 100 का है 90 का दिया, ये काम चलता है फिर ऊपर दीवार के पीछे, है कि नहीं है। तो वो ये सारी चीजें यहां पर होती है भैया, ट्रेड नेगोशिएशंस हो एग्रीमेंट के अंदर। रिप्रेजेंट मेंबर स्टेट कलेक्टिवली ग्लोबल ट्रेड फोरम, कि भैया जितने भी मेंबर्स हैं वो एक जगह बैठे और जितने भी नेगोशिएशंस की बात करें, ये बात करते हैं। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या बात करती है, फॉर्मुलेट इन्फोर्स ईयू लॉ, वो क्या करती है, जितने भी ईयू के लॉ बनते हैं उन्हें क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं और इन्फोर्स एग्जीक्यूट करने का काम करती है थ्रू रेगुलेशंस एंड डायरेक्टिव्स एप्लीकेशंस अक्रॉस मेंबर्स स्टेट्स। ये बात करती है कि जितने भी मेंबर्स स्टेट्स हैं वो सब क्या करें, हमारे जितने भी लॉ हैं उनको इन्फोर्स करने का काम करें, रेगुलेट करने का काम करें और उन्हें डायरेक्टिव्स देने का काम करें। ओके, तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से काम करती है। कॉमन पॉलिसी मेकिंग क्या कहता है, कॉमन पॉलिसी मेकिंग कहता है इंप्लीमेंटेशन जॉइंट पॉलिसी इन एग्रीकल्चर। देखो, कॉमन पॉलिसी मेकिंग ये कहता है कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर्स हैं, इन्वायरमेंट है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, रिसर्च है और क्लाइमेट एक्शंस है, इनके ऊपर हम जॉइंटली पॉलिसी बनाएं और उसको इंप्लीमेंट करने का काम करें। हमारे जितने भी एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के ऊपर हम इकट्ठे आकर क्या बनाएं, पॉलिसी बनाएं और उनको इंप्लीमेंट करने का काम करें। ये काम कौन कहता है, इनकी ये पावर्स एंड फंक्शंस के अंदर कहते हैं ये लोग। दूसरा पावर्स एंड फंक्शंस देखते हैं इसके, वो है फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। बात करते हैं मेंटेन फ्री बॉर्डर मूवमेंट। मैंने क्या कहा था आपको, फ्री बॉर्डर मूवमेंट की बात करेंगे सेंजन वीजा के थ्रू, सेंजन पासपोर्ट के थ्रू, एक पासपोर्ट 27 देशों में फ्री घूमो आप तो। एंड कोऑर्डिनेट असाइलम, ये कोई भी आदमी जा रहा है, जैसा आपने मूवी देखी थी ना आपने डंकी, डंकी जो इसकी थी अपने शाहरुख खान की, शाहरुख खान की डंकी मूवी देखना तो पता चलेगा आपको असाइलम कैसे दिया जाता है। ठीक है, असाइलम माइग्रेशन जितने भी हैं कि आपके यहाँ आ रहे हैं लोग तो आप उनको असाइलम देने का काम करें, उनको सिक्योरिटी देने का काम करें। एंड क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन, वही है क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन, क्या सीरीज चल रही है क्रिमिनल जस्टिस यहाँ पे, ठीक है। ओके, फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करते हैं। डेवलप यूनिफाइड डिप्लोमेटिक पोजीशन, बोलते हैं हम सारे साथ मिलकर एक डिप्लोमेटिक टॉक किया करेगा, क्योंकि हमारी बात करेगा तुम्हारे साथ, है ना, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं ये। ओके, एंड सपोर्ट पीस, पीस को बरकरार रखने की बात करते हैं ये। ओके, एंड प्रोवाइड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और वर्ल्ड में कहीं भी मानवता के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो वहां पर हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की बात करेंगे, ये बात इन्होंने रखी। बजटरी एंड फाइनेंशियल रोल, इन्होंने क्या कहा, बजटरी एंड फाइनेंशियल रोल के अंदर मैनेज द ईयू बजट, ईयू का जो बजट आता है उसको मैनेज करने की बात करेंगे। कोहेजन फंड की बात की इन्होंने, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करी। ओके, एंड रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, अगर कहीं भी रीजनल डिस्पैरिटीज होती है किसी भी देश के अंदर, अगर किसी भी देश के अंदर किसी भी तरह का क्या होता है, डिस्पैरिटी होती है, तो उसको खत्म करने की बात ये लोग करते हैं। चलिए, ओके, प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूज, जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्रीज हैं सबके अपने अपने राइट्स हैं। ओके, तो ह्यूमन राइट्स को बचाने की बात करते हैं, क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स को बचाने की बात करते हैं ये लोग। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि भैया कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ओके, इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं कि ईयू जितने भी मेंबर्स हैं सब इक्वल है, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म चलाते हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इनकी यहां ही होता है, और ये बात कैसे करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करते हैं।
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेसिज्म जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ही है। ओके, और यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ पावर्स का कहते हैं कि हमें क्या खत्म करने हैं, हमें हमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स लेकर आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात करते हैं। देख रहे हो तो मतलब आयरन ही देखिए आप। चलिए अब इंडिया की बात कर लेते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक एवोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया और ईयू जो है वो अपनी पार्टनरशिप पे पीस, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। इंडिया और ईयू दोनों मिलकर किसकी बात करते हैं? पीस की, स्टेबिलिटी की एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा है कॉपरेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा हमारे बीच में। ठीक है, पार्टनरशिप बेस्ड होगा और प्रायोरिटीज फॉलोइंग राइज मिडिल इनकम कंट्रीज। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर इससे अगर पार्टनरशिप होती है हमारी तो इससे प्रायोरिटीज मिलेगी किसको? हमारे आगे जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं हमारे जैसी, उनको थोड़ा सा क्या है, प्रायोरिटीज मिलेंगी। एट 2017 की अगर बात करें, जो ईयू इंडिया समिट हुई थी उसकी बात करें तो लीडर जितने भी थे, कोलैबोरेशन ऑफ 2030 का इन्होंने एजेंडा रखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरी तरह अपना लेंगे। एंड कंटिन्यू ईयू इंडिया डेवलपमेंट डायलॉग। और क्या किया था इन्होंने? हमने 2017 के बाद इन्होंने बताया था कि ईयू इंडिया डायलॉग हम डेवलपमेंट लेकर चलेंगे। आज से हमारे ईयू के और इंडिया के डायलॉग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर डायलॉग चलते रहेंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि 27 जनवरी 2026 के अंदर ईयू ने इंडिया के अंदर आकर चीफ गेस्ट के रूप में आए थे उर्सुला वॉन डर लेयन, और उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था। क्या साइन किया था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था, FTA साइन किया था इंडिया के अंदर आकर। ठीक है, ट्रेड एंड बोर्ड सिक्योरिटी, इसके अंदर क्या क्या, इंडिया और ईयू लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर 1920 का डाटा बताऊं मैं तो कितना होता है? 90 बिलियन यूएस डॉलर। 90 बिलियन यूएस डॉलर मतलब कह सकते हैं हम कि जिन्होंने चाइना और यूएस दोनों को सरपास कर दिया। इतना ज्यादा हमारे बीच में ट्रेड हुआ है ईयू के और इंडिया के बीच में 1920 के डाटा के हिसाब से। ओके, जो हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है जिसे हम BTIA 2007 कहते हैं। ठीक है, इसको हमने खत्म करने की बात की, इसके अंदर जो बैरियर्स लगे हुए हैं खत्म करने की बात की, और अब प्रमोट करने की बात की भैया कि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए हर कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। डिफेंस सेक्टर कॉपरेशन की बात करी, जितना ज्यादा हो सकता है हमारे सेक्टर में क्या करो, आप कॉपरेट करने की बात करो, है ना, सहयोग देने की बात करो। इंडिया और ईयू ने कंडक्ट किया रेगुलर नेगोशिएशंस, कि भैया काफी पुरानी नेगोशिएशंस थी, 2007 से चली आ रही थी, 2026 में आकर खत्म हुई है वो नेगोशिएशंस। तो उनको क्या करने की बात की है, नेगोशिएशन चलती रहे। तो BTIA जो है वो एनहांस करता है किस चीज को? ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस को, एंड बिटवीन द टू पार्टनर्स, इंडिया और ईयू के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को बात करता है। चलिए यहां पर अपन ने एक चीज देखी होगी, पूरे ईयू में पढ़ दिया, टेररिज्म को खत्म करने की बात नहीं की, एक्सट्रीमिज्म को, सेपरेटिज्म को, इनको खत्म करने की बात नहीं की। पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, ये चलता आ रहा है इनके अंदर बस, है ना। बियॉन्ड इकोनॉमिक्स द पार्टनरशिप इंक्लूड मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन्होंने कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी रखेंगे, काउंटर टेररिज्म, अच्छा पहली बार आ गया चलिए ठीक है, काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म खत्म करने की बात की, और क्लाइमेट एक्शन की बात की, और रीजनल स्टेबिलिटी की बात की। इन्होंने कहा हमारा एक ही विजन होना चाहिए और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, कि भैया अगर हमारे बीच में किसी जगह डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल ऑर्डर से, इंटरनेशनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ही खत्म होना चाहिए। यहाँ पे हम टेबल टॉक भी कर सकते हैं, ये बात इन्होंने कर रखी है। क्या क्या खतरे हैं, उन खतरों को समझिए आप। जैसे कि मैं बताऊं, सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट कैसा? आपको पता होगा रशिया यूक्रेन का वॉर चलता आ रहा है, जिसकी वजह से रीजनल इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। ओके, एंड ग्रेट पावर राइवलरी इंटेंसिफाई सिक्योरिटी थ्रेट, जितनी देखो दो ग्रेट पावर लड़ रही हैं तो इसके बीच में ईयू तो पिसेगा, है कि नहीं है? तो ये भी थ्रेट लगा हुआ है, सिक्योरिटी थ्रेट लगा हुआ है। एनर्जी क्राइसिस है इनके अंदर। इसके आपको पता हो कि यूरोप के अंदर जितनी भी गैस पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन है, आप कह सकते हैं वहां पर थोड़ा टेम्परेट एरिया है ऊपर वाला उनका, टेम्परेट एरिया में ठंड ज्यादा पड़ती है, इसकी वजह से क्या है, उनको हीट के लिए गैस चाहिए होती है, जो कहां से मिलती है उन्हें? वो मिलती है रशिया से। लेकिन रशिया यूक्रेन शुरू होते ही उन्होंने बायकॉट कर दिया रशिया का, है ना, सैंक्शंस लगा दी रशिया पे, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर भी दिक्कत आ गई। तो एनर्जी क्राइसिस उनके यहाँ बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ईयू के अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए इससे लड़ने के लिए। तो भैया सिक्योरिटी थ्रेट तो है इनके अंदर,
क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते चल रहा है इनके यहाँ पे। ग्लोबल टेंशन बनी हुई है इनके यहाँ पे, यूएस और चाइना की टेंशन बनी हुई है। यूएस नहीं चाहता कि चाइना ऊपर बढ़ जाए, चाइना नहीं चाहता कि यूएस हमको काउंटर करे, है नहीं है। तो ये बना हुआ है पोटेंशियल यूएस प्रोटेक्टिज्म कि भैया यूएस कहता था पहले हमको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अब वो कर ही नहीं रहा है ना। तो ये एक टेंशन बनी हुई है। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल पावर्स, याद रखना ये डिपेंड है दूसरों के ऊपर। किस चीज को लेकर? एनर्जी को लेकर, डिफेंस को लेकर। किसके ऊपर डिपेंड है? आपको पता ही है, ये तो यूएसए के ऊपर डिपेंड है। और यूएसए इनकी एक नहीं सुन रहा, यूएस कहता है आप मेरे हिसाब से चलो, मैं जो कहूंगा वो करो। अभी यूएस और ईरान चल रहा है, तो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाओ लड़ने के लिए, है नहीं है। तो वो यहां दिक्कत बनी है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिमेन मेजर कंसर्न, टेक्नोलॉजी भी इनकी यहाँ कैसे एक कंसर्न बनी हुई है। चलिए, इकोनॉमिक हैंडविंड, हाई एनर्जी कॉस्ट, वीक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। अच्छा, इनके यहाँ पे क्या है? प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बहुत कम है नहीं है। दूसरा, इनके यहाँ जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, डेट में चल रहे हैं वो। एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन अंडरमाइन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस। और सबसे बड़ी बात है, इनके यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फ्यूचर के लिए देखें तो वो है नहीं, इसीलिए मार्केट के रूप में ये एशिया को देखते हैं। आसियान नेशन हुए, चाइना हुए या फिर इंडिया हुआ, यहाँ पर पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज्यादा है, लोग खरीदने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो ये बनाते हैं या बेचते हैं, बनाते भी नहीं बनवाते हैं, ये है नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पर कंसर्न के लिए दिक्कत बनी हुई है इकोनॉमिक में। ओके, और ये कहेंगे इनकी ग्रोथ के ऊपर एक चक्कर क्या है, इनके यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बूढ़ी जो बूढ़ी पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बूढ़ी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो होती आ रही है, इसलिए ईयू के लिए टेंशन बनी हुई है। ओके, अगर कहीं आपके लिए आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आ जाए कि ईयू के अंदर ऐसी क्या टेंशंस हैं या फिर ऐसी क्या रिस्क है या फिर ऐसी क्या थ्रेट हैं जो कि इनको दिक्कतें देते हैं आगे चल के, तो आप बता सकते हैं कि इनके यहाँ पर क्या है, एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है, लोगों के ऊपर कर्जे बहुत हैं, जिसके चलते इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ओके, तो ये ऐसे कुछ रीजंस हैं। ओके, ट्रांजैक्शन रिस्क क्या है? अचीविंग क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, ये चाहते हैं क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बनी रहे, क्लाइमेट को खतरा ना पहुंचे, बिना क्लाइमेट बना, और ये चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कहने का मतलब सीधा सीधा। ओके, एंड डिजिटल लीडरशिप चाहते हैं, रिक्वायर्ड मैसिव इन्वेस्टमेंट, चाहते हैं ये कि मैसिव इन्वेस्टमेंट आए हमारे यहाँ पर, कोई लाना ही नहीं चाह रहा इनके यहाँ पर। ओके, इनोवेशन चाहते हैं ये अपने यहाँ पर, जो कि हो नहीं पा रहा। कोऑर्डिनेट पॉलिसीज की जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स स्टेट हैं, वो क्या करें, अपने पॉलिसीज बनाएं तो कोऑर्डिनेट होकर बनाएं। लेकिन जिस लोग समझ गए हैं यूरोपियन वाले भी कि अगर हम कोऑर्डिनेट होकर चले तो दिक्कत दे जाएंगे हमारे साथ, तो हम कहीं खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ अपना लेते हैं, कई बार नहीं अपना पाते हैं ये लोग। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पॉलिसी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और, जैसे कोऑर्डिनेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ओके, तो मैं ये बता दूं, जैसे मैं ब्रेक्जिट जिसे हम कहते हैं, ब्रेक्जिट जो कि 2020 के अंदर हुआ, ब्रिटेन एग्जिट। तो इसका मैं आपको अर्थ बता दूं, मैं कहने का मतलब क्या था कि ब्रिटेन ने एग्जिट क्यों किया, ब्रिटेन का एग्जिट करने का क्या रीजन था। इसका रीजन था कि वो किसी भी कंट्री के साथ इंडिविजुअली बात नहीं कर पा रहा था, इनको ईयू के अंदर रहकर ही बात करनी पड़ रही थी। इसकी वजह से उनकी जो कंट्री थी वो रिसेशन में चली गई, मंदी में चली गई। इनकी जो इकोनॉमी थी, जीडीपी थी, वो रिसेशन में जाने लगी, जिसके चलते उन्होंने फिर एक कदम उठाया। उन्होंने कहा भाई हम यहां से ईयू से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें अपने कंट्री का खुद ध्यान रखना है, हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का खुद ध्यान रखना है। इसके चलते उन्होंने क्या किया, 2016 के अंदर, किसके अंदर, 2016 के अंदर इन्होंने रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह कराया, और रेफरेंडम कराने के बाद इन्होंने कहा, ब्लैक कलर ये रहा, तो 2016 के अंदर उन्होंने रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम कराने का जनता ने मोस्टली, अब वोट जो मिले थे 60-70% जो ज्यादा ही थे, उन्होंने ये कहा था कि भैया हमें ईयू से बाहर निकलना है। फिर ये ईयू से बाहर निकले, और ईयू से बाहर कब निकले, ये 2020 में निकल आए। कब निकले ये, 2020 में ये बाहर निकले। इसी चीज को कहा गया ब्रिटेन एग्जिट, मतलब ब्रेक्जिट। उसके बाहर निकलने का रीजन ही यही था। अब समझ में आया कि रीजन क्या था, ये कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी होनी चाहिए जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में। चलिए आज, अच्छा, डेमोक्रेटिक सिस्टम को और समझ लेते हैं, इसके क्या कहना चाहता है ये सिस्टम, स्ट्रेस टेस्ट सोसाइटी एंड गवर्नेंस को। मैंने क्या बताया था, डेमोग्राफिक चेंज बहुत ज्यादा है यहाँ पर, इनकी एजिंग पॉपुलेशन है, श्रिंकिंग वर्कफोर्स है,
इरेगुलर माइग्रेशंस, कोई भी कहीं से माइग्रेट होकर आ जाता है, ठीक है, और इनका वर्कफोर्स कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, ओके। इंटीग्रेटेड चैलेंज बने हुए हैं, सोशल वेलफेयर सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें इनके अंदर बनी हुई हैं, ओके। इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राइजिंग नेशनलिज्म, लोगों के अंदर अब जो नेशनलिज्म की भावना है वो कम होती जा रही है, लेकिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये, ओके। यूरोसेप्टिज्म, यूरोप को बढ़ाने की बात करते हैं ये, कि यूरो को, जो करेंसी इनकी, उनको ऊपर लेकर जाए। लिविंग प्रेशर बहुत आता जा रहा है लोगों के अंदर, ठीक है, कि भैया यहाँ पे हमको रहना है या नहीं रहना है, लोग बाहर जाते जा रहे हैं। दूसरा है स्ट्रक्चर बोटलनेक, वो क्या है, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कहते हैं ये सब कि हम सारे एक साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग करेंगे, 27 नेशन जितने भी हैं वो सब, इनकी स्लो रिस्पॉन्स रहता है इनका, अगर किसी चीज के ऊपर अगर कुछ पॉलिसी और लॉ लेकर आ भी जाए तो इनका रिस्पॉन्स भी स्लो रहता है वहां पर। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बनी हुई है इनके अंदर, जो पॉलिसीज जो बनाते हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। फॉरेन पॉलिसी अच्छे से, डिफेंस हुआ, फॉरेन पॉलिसी हुई, क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ, वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं इनके यहाँ पर, ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो ढंग से एक अच्छे तरीके से एकदम कहते हैं रूल ऑफ लॉ की तरह से काम, वो नहीं हो पा रहा है इनके यहाँ पर, ये दिक्कतें बनी हुई है इनके यहाँ पर। चलिए, एंड आज हमारा ईयू खत्म होता है, कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको याद रखना है, हमारा चैनल है फुली डेडिकेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए है, करंट अफेयर्स के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इन सब के लिए रहता है। तो आप आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और डेली एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िए। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।